सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का एक बहुत बड़ा फैसला, जिसके तहत आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको ओरिजिनल स्पिरिट में बरकरार कर दिया गया है। और ओरिजिनल स्पिरिट क्या है कि पार्टी पॉलिसी के हवाले से ख़ास मखसूस हालात में अगर आप वोट उसके मुखालिफ देंगे तो आपकी सीट चली जाएगी, जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपका वोट काउंट होगा। लेकिन कह दिया गया था पहले एक फैसले में 3-2 से कि वोट भी फारिग है, तो आज उन्होंने रिस्टोर कर दिया। सोहेल ज़रा इसके ऊपर वापस आए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इम्प्लिकेशन पर भी हम बात कर सकते हैं कि इस फैसले के साथ जो बहस जुड़ी हुई है, क्या वाक़तन 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फ़ैसला उसको नलिफाई नहीं कर पाया? मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर इस बेंच के अंदर मुनीर अख्तर साहब भी बैठे होते तो 4-1 हो जाता, अगर इसके अंदर जस्टिस मंसूर साहब भी बैठे होते तो 3-2 हो जाता। सो काजी फाइज ईसा के गिर्द जो बहस घुमाई जा रही है, और ये 3-2 का ओरिजिनल फैसला था जिसने इसमें ग्राफ्टिंग का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। सो व्हाई इज इट जस्ट सो फोकस्ड ऑन काजी फाइज ईसा? ये तो 5 का मुत्तफ़िका फैसला है। देखें, इसमें जो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के क्रेडिट्स, जैसे वकील साहब ने बताया, तो एक क्रेडिट उनका ये भी था कि उन्होंने आते ही फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई, फिर फुल कोर्ट बैठी भी, और लगा कि सारे जजेस बड़ा अब इंटरनल बड़ी शफाफियत आ गई है। तो जब उनका रिटायरमेंट का मंथ चल रहा है तो उस दौरान उनके 2 सीनियर जजेस जो उनके साथ कल तक कमेटी में बैठे थे और वो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, वो दोनों कमेटी से फारिग हो चुके हैं और अब वो ख़त लिख रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं बेंचेस की तश्कील पर। तो चीफ जस्टिस काश के ये क्रेडिट भी अपने पास रख कर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर वो 2 जज साहबान इस बेंच का हिस्सा होते तो इससे मादी तौर पर इस फैसले की सेहत पर क्या असर पड़ता? वो माइनॉरिटी में होता ना। नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी अगर बैठे होते तो एन मुमकिन है वो इस फैसले के साथ जो आज हुआ है इस पे जाते। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो उन्होंने ऑप्ट आउट किया तो बात ये नहीं है। हाँ, बात यह है कि शफाफियत और जो एक कंट्रोवर्सी थी ना 63A, उसको रिजॉल्व करते वक्त मजीद कोई कंट्रोवर्सी छोड़नी नहीं चाहिए थी। अब जो एक चीज़ में और आपको एक पहलू बताता हूँ, आज जैसे ये फैसला है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बेंच की तश्कील के खिलाफ 184(3) की दरख्वास्त डाली है सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं आपको एक अजम्पशन पे एक बात बताता हूँ। हाई कोर्ट्स में इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ वो चैलेंज है, उस पर मंडे को समाअत भी है। अगर वो वहाँ से हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, कमेटी पुरानी रिस्टोर हो जाती है और वो 184(3) की ये पिटीशन उठा के इसे बड़ा बेंच बना के कहती है जी इस बेंच की तश्कील गलत थी, ठीक, कंट्रोवर्सी बाकी रह जाएगी। इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करना चाहिए। क्या सॉल्व हो सकता है? मफरूज़ों का तो खात्मा कभी हो ही नहीं सकता। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन फैक्चुअली जो बात है कि आज के फैसले के ऊपर आप बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर तनकीद कर भी लें, फैसले पर आप तनकीद नहीं कर सकते। देखें अल्टीमेट निकला क्या, अल्टीमेट आइन बहाल हुआ, अल्टीमेट 63A अपनी ओरिजिनल सूरत हाल में बहाल हुआ। अब काजी साहब के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, तो उन्होंने सिर्फ एक फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने 23 सितंबर की तारीख में 14 जो मुकदमात थे उनके फैसले किए, मुख्तलिफ बेंचेस बनाए। फिर उन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र से ये कहा कि मैंने एक रिव्यू नहीं, मैंने तमाम रिव्यूज़ लगाने का हुक्म दे दिया, आपका भी कोई रिव्यू है तो आप लगवा सकते हैं। वो लगाएं, अब वो बल्ले के निशान वाला 13 जनवरी का फैसला, उसका रिव्यू लगवा लें, दे दें दरख्वास्त। उन्होंने तो दरख्वास्त नहीं दी। जब कोर्ट तक नहीं आज तक अर्ली हियरिंग नहीं दी गई, अर्ली हियरिंग नहीं दी गई। अर्ली हियरिंग दें तो ही 2018 के बाद से ये साल है। आपको पता है ना कि जब नैब तरमीम, साकिब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कोर्ट की फंक्शन, तो आप भी हैं, आप खामखा साकिब जो नैब के मुकदमात हैं उसकी अपीलें 2015 की का बारी का भाई 2 साल के बाद आई जी। अब ये उसकी उस दौर की जो ये इस्टेब्लिश कर दें कि रिव्यू जो है वो सिर्फ यही सिलेक्टिव रिव्यू नहीं है, रिव्यूज सारे रिव्यूज जो है 14 रिव्यूज आता है। थोड़ा सा ऐड कर दूं, यहीं से टाइमिंग का क्वेश्चन आता है कि चीफ जस्टिस साहब का 1 साल कंप्लीट हो चुका है, इस दौरान भी ये रिव्यू पड़ा हुआ था। इस वक्त 60,000 आप मुझे कहें डिबेट हो रही थी, आप मुझे कहें कि मैं एक चैनल पे प्रोग्राम करता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं यार ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है, तो आप कहें आप चूंकि आपका आखिरी प्रोग्राम है आप इसमें तनकीद ना करें। अगर आपने तनकीद की तो इससे मुराद ये है कि इसके बाद जो आपने नौकरी करनी है, हम अटैच नहीं कर रहे। मतलब मसला ये है कि ये होती है जब पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेंट आते हैं। बिलावल साहब कल कहें वाज़ेह तौर पर कि नहीं आईनी तरमीम हमने 25 अक्टूबर से पहले करनी है,
तब टाइमिंग का पॉलिटिकल क्वेश्चन टाइमिंग है ना, तो आईनी तरमीम क्या कोई गैर कानूनी तौर पे नहीं, कर रहे हैं? पॉलिटिकल टाइमिंग है, लेकिन देखें कि 20 सितंबर को जो ऑर्डिनेंस आया उसके बाद 23 को भी, फिर 30 को भी 2 रुकनी कमेटी बैठी। अब वो कमेटी वाला जो क्वेश्चन है जो कल अली जफर ने उठाया था, उसको वैसे जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में मुझे नहीं मिला कि क्या 2 जो अरकान हैं उनको कमेटी कह सकते हैं या 3 का जिक्र 3 का है, तो वो एक अलग से क्वेश्चन था। उसको एड्रेस करने के लिए अगर फुल कोर्ट का कहा गया था, जो सोहेल ने सवाल उठाया कि आपके 20 दिन रह गए हैं, 22 दिन रह गए हैं, तो आप फुल कोर्ट बुला लेते। आप खुद जो है वो 9 सितंबर को चीफ जस्टिस जो है वो उसका क्रेडिट ले रहे थे। आप देखें ना, क्यों क्रेडिट लेने का नहीं है मसला, है कि रिव्यू पिटीशन को आप ऑर्डिनेंस जो है, असल में ऑर्डिनेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। आज ऑर्डिनेंस फेडरल जो गवर्नमेंट वापस ले ले, एक हफ्ते बाद फिर जारी कर दे, फिर हफ्ते बाद वापस ले ले, फिर जारी कर दे, तो क्या ये कोई गेम चलती रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस इस तरह नहीं हो सकता ना, उसको जाहिर है उसके ऊपर नहीं, मैं चले आप 1-2 माह की बात कर रहे हैं, 2 माह के बाद ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। मैं ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो वर्किंग है उसमें मुदाखलत है, फुल कोर्ट की, उसकी रोशनी में ऑर्डिनेंस आपने पॉइंट अगर सारा कंट्रोल आप एग्जीक्यूटिव को दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग मुतासिर हो जाएगी। यही क्वेश्चन किसने दे दिया एग्जीक्यूटिव को? किसने दे दिया? नहीं, यही है ना, ऑर्डिनेंस को आपने जिस तरह जब 2023 में ये चीज तय हो गई और फुल कोर्ट ने तय की, तो अब ये चाहिए था ऑर्डिनेंस जब आया तो फुल कोर्ट के सामने रख देते कि ये ऑर्डिनेंस आया, अब क्या करना है। रिस्पॉन्ड करें जी इसको, ऑर्डिनेंस का मामला पहले तय होना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये 3 बातें मैं इसको छोड़ दें। आप मंसूर अली शाह साहब ने 3 बातें की थी। एक ये कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक लेजिस्लेचर का एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, क्या वो फुल कोर्ट मीटिंग उसको कलअदम करार दे सकती है? पहली बात बता दीजिए। सवाल है, ठीक है, गो हो गया। नहीं, उसके अंदर रूल्स बना सकती है। ओ भाई मेरे, नहीं कर सकती ना, उस कानून को तो रूल्स कानून के मुताबिक बनेंगे ना, उससे ऊपर तो नहीं बनेंगे। थर्ड मेंबर को इंडक्ट करने के रूल प्रोविजन को तो ओवरलैप सुन लेना, देखा आपने नुक्ता दिया, उसको जवाब देने देना। तो दूसरी बात, क्या ये फुल कोर्ट के लिए जज साहब और फिर उसके ऊपर अपनी राय दे दें, कल को वो मामला उनके पास आ सकता है, तो प्रेजुडिस नहीं कर दिया उन्होंने? सवालिया निशान है, ठीक है, ठीक है। तीसरी उनकी शर्त ये थी कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनसे आपने मशवरा क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं बिठाया? मतलब अब आप देख लीजिए कि ये 3 स्टांसेस हैं उनके, सही है। और उनके सामने जो फाजिल जज हैं उनसे मशवरा किया गया, इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। काजी साहब का खत आ गया और उसके बाद से उन्होंने बताया कि मशवरा किया, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बैठना, और फिर उसके बाद चौथा जज आ गया। अच्छा, अब इसको वापस आ गया। तो अच्छा, इसमें एक चीज मैं जरूर क्लियर करूंगा। देखें, कोई भी जज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालता है ना, तो उसके जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैंने ये स्टेप्स उठाने हैं। तो काजी साहब जो है ना, वो हमेशा से ये कहते रहे कि जितने भी फैसलों में आइन राइट किया गया, जितने भी फैसलों में आइन का जो गलत इस्तेमाल किया गया, जितने फैसले उन्होंने देखे, उन्होंने सिर्फ ये फैसला नहीं दिया, उन्होंने वो जो एक 190 मिलियन पाउंड वाली रकम थी वो भी वापस भिजवाई। उन्होंने दूसरे परवेज मुशर्रफ का रिव्यू भी फिक्स किया। उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो का रेफरेंस भी लगाया। डैम वाला केस भी लग रहा है, ठीक है जी, डैम वाला केस भी लग रहा है, उसकी भी बातें आ रही हैं सामने। आरडी अलीस वाला केस भी लग रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें थी, ये बहुत तक तो पैसे वापस दे दिए, बहुत सारी चीजें थी जो वो पहले कह चुके थे कि मैंने ये चीजें करके जानी है। उस पर ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन लेके नीचे नैब फिर रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी है। कभी ऐसा नहीं होता कि ट्रायल नीचे चल रहा हो तो आप उस पर जो कमेंट कर दें, वो उसी ऑर्डर में किया पैसे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो सिंध गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं ना। अच्छा, लेकिन और एक और बात, सिर्फ एक बात, ऑर्डिनेंस की जो बात की गई है, अब ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज है। अब लाहौर हाई कोर्ट में 2 दफा केस लगा है, 2 दफा सिंध। वो कहते हैं जी मेंटेनेबिलिटी पे बताएं, ये तो इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का, हम कैसे मुदाखलत करें? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पिछले 2 हफ्ते तकरीबन 5-7 दिन हो गए पड़ी हुई है, उन्होंने नहीं लगाई। वो अपना सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वो कैसे फुल कोर्ट दे सकती है, तो फिर ये ऑर्डिनेंस देखेगा कौन कि ऑर्डिनेंस ठीक था नहीं था? हाई कोर्ट भी नहीं दे, नहीं हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस को आप क्यों देखना है? सर मैं बताता हूं आपको, चीफ जस्टिस साहब की अपनी एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है 4 महीने बाद में ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, वरना आइन से इनराफ कोई चैलेंज करता है। एक बड़ी दिलचस्प चीज मैं बताऊं, ये तो आपकी असेसमेंट है ना। दीजिए कि ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स को, एक मिनट, इंटरनल प्रोसीडिंग्स के हवाले से कह रहे हैं कि बड़ा वो हो गया। कल एक पीटीआई के वकील ने अंदर आके अदालत में और धमकी देके गया है। क्या कहा था? उसने कहा कि 500 वकील बाहर खड़ा है, हमारे खिलाफ फैसला दिया तो मैं देखूंगा आप कैसे फैसला देते हैं। ठीक,
एक भी नहीं था। वो वकील जो कह के मैं ये कह रहा हूँ, वो पीटीआई का बंदा, ठीक है ना, वो पीटीआई का बंदा जो उनके कहने के ऊपर काला कोट पहन के हमें भी गालियां देता है और अदालत को वो है कौन वो यार? वो मैं आपको अब क्या बताऊं, हमारे ना जब F11 में घर पे कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाता था ना, तो कोई सफाई करने नहीं आता था, तो हम मुस्लिम काजमी साहब को कहते थे कि यार जरा कूड़ा उठा। नहीं, वो तो वकील है, सैनिटेशन का काम करते थे, CDA के अंदर एक मुलाजिम थे। आई हैव टू लीव इट देयर अनफॉर्चुनेटली। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये एक बड़ी जानदार किस्म की बहस है, लेकिन अब तो 63A अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के साथ रिस्टोर हो गया। अब ज़ाहिर है जब भी रिस्टोर होगा किसी वक्त भी उसका इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल के नताइज का मलबा मेरी नाक़िस राय में आप जज साहिबान या कोर्ट पर नहीं डाल सकते। आप ये बहस कर सकते हैं कि आइनी है या गैर आइनी है, टाइमिंग का इशू है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह मैंने इस प्रोग्राम में भी साकिब से सवाल करते हुए कहा, मैंने तो आइन के अंदर बहुत ज़्यादा तहकीक की और वर्ड चेक किया, मुझे टाइमिंग का लफ्ज़ कहीं नज़र नहीं आया। हैव टू लीव इट देयर। चारों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।